नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत की पाकिस्तान पर 61 रन से ऐतिहासिक जीत, सुपर 8 में एंट्री। गांधीनगर में अमित शाह ने लॉन्च की देश की पहली सीबीडीसी आधारित पीडीएस डिजिटल राशन वितरण की नई शुरुआत। नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को मिला बड़ा दल। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने युवाओं से अपील की, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी दोहे याद करें। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका, उपाध्यक्ष और 2 बार के विधायक अरविंद खन्ना शिरोमणि अकाली दल में शामिल। संगरूर विधानसभा क्षेत्र का हल्का प्रभारी नियुक्त। 145 साल के इतिहास में पहली बार दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में महिला ट्रैफिक कलेक्टर बनी सरिता योल्मो, गोरखा समुदाय के लिए गर्व का पल। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आर प्रेमदासा स्टेडियम की धीमी पिच पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 पर सिमट गई। मैच का निर्णायक मोड़ पारी की शुरुआत में ही आ गया, जब हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर सिर्फ 9 गेंदों के भीतर 3 अहम विकेट झटक दिए। साहिबजादा फहरान, सैम अयूब और सलमान अली आगा को पवेलियन भेजते ही पाकिस्तान दबाव में आ गया। यह जीत भारत की पाकिस्तान पर टी20 अंतर्राष्ट्रीय में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत बनी, जबकि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार रही। इससे पहले 2014 में उन्हें वेस्ट इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 84 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा देश श्रद्धा और भक्ति में डूबा था, वहीं सूरत में जश्न का माहौल दोगुना हो गया जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। शहर के ऐतिहासिक भागल इलाके में क्रिकेट प्रेमियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगे लहराए गए, ढोल नगाड़ों की गूंज से सड़कों पर उत्साह छा गया और युवाओं ने मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी साझा की। हर हर महादेव के जयकारों के बीच देशभक्ति के गीतों ने माहौल को और भी भावुक बना दिया। इस तरह महाशिवरात्रि के पावन दिन पर शिव भक्ति और राष्ट्र गौरव का अनोखा संगम देखने को मिला, जिसने इस जीत को सूरत के लिए यादगार बना दिया। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का विस्तार अब खाद्य और आपूर्ति व्यवस्था तक पहुंच चुका है। अमित शाह ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा देते हुए कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में इनके हितों की रक्षा बरकरार रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था।
मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, ये सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने युवाओं से अपील की कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी दोहे पढ़े और याद करें। उन्होंने कहा कि जनगण मन के साथ साथ सभी को वंदे मातरम भी याद करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि सभी 6 श्लोक गाए या बजाए जाए। कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड होगी और स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होगी। राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले कार्यक्रमों और तिरंगा ध्वजारोहण के दौरान भी इसे बजाया या गाया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि गीत बजाने से पहले संकेत दिया जाएगा ताकि सभी सतर्क रहे। सांसद रवि किशन ने कहा कि युवाओं ने इस पहल का स्वागत किया है। छंद को सबको पढ़ना चाहिए। युवा जेनजी क्राउड की मांग थी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस मांग को सुना। देश का हर युवा ये जानना चाहता है कि आजादी के वक्त जो छंद पढ़े गए, जो हमारी शहादत दी हमारे शहीदों ने, जो लड़े हैं, वो छंद को याद करना। जन गण मन के साथ को वंदे मातरम को भी सबको याद करना और 6 छंद के साथ आ रहा है। उसका स्वागत पूरे भारत के पूरे जेनजी पूरे युवाओं ने 65% भारत का जो युवा है 140 करोड़ की आबादी में, उन्होंने स्वागत किया। विरोधी विपक्षियों को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कुंठा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी खीज है कि भाजपा क्यों नहीं हार रही। भाजपा को कैसे हरा पाए और कैसे हम लोग 25-30 साल तक विपक्ष को अपने आप को सत्ता में नहीं देख पा रहा, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन। आप लोग पीड़ा समझिए, ये सारी पीड़ाएं हैं। यूपी का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, ये चुनाव आ रहा है तो ये सारी बातें आ रही। हम लोग सदन में बैठते हैं, दिल्ली में मैं जानता हूं इन लोग जो छाती पीट रहे हैं उनका दुख भी जानता हूं। उनका दुख सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं और कोई नहीं। देखिए, पंजाब में बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी के नेता अरविंद खन्ना रविवार 15 जनवरी को शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। उन्होंने संगरूर में पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा। अरविंद खन्ना पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष थे और जानकारी के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल रविवार को संगरूर स्थित अरविंद खन्ना के घर पहुंचे और उन्हें अकाली दल में शामिल किया। सुखबीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने खन्ना के शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। पोस्ट में सुखबीर सिंह बादल ने कहा, मुझे वरिष्ठ बीजेपी नेता 2 बार के विधायक और मेरे मित्र अरविंद खन्ना का शिरोमणि अकाली दल में स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मैं उन्हें संगरूर विधानसभा क्षेत्र का हल्का प्रभारी नियुक्त करता हूं। खन्ना 2 दशकों से अधिक समय से संगरूर की सेवा कर रहे हैं और उनके नेतृत्व वाली उम्मीद फाउंडेशन के तहत विभिन्न सामाजिक पहलों को क्रियान्वित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके आगे बादल ने कहा, मुझे विश्वास है कि अरविंद खन्ना का अकाली दल में शामिल होना संगरूर जिले में पार्टी को और मजबूत करेगा। मैं उन्हें एक नए कार्यभार में सफलता की कामना करता हूं और इसे पंजाब में बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। अलीबाग में स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने स्पीकर का न सिर्फ इस्तीफा मांग लिया बल्कि यह भी कह दिया कि अगर मैनेजर जानकारी निकाली तो बहुत कुछ सामने आएगा। हालांकि राउत के आरोप का जवाब देते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि यह तो उनकी पहले से ही जीवन इच्छा रही है कि वे विधानसभा अध्यक्ष पर कोई न कोई आरोप लगाए और इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे। सुनिए उनका पूरा बयान। अरे ये तो उनकी पहले से जीवन इच्छा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई ना कोई मैं आरोप करूं, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करूं। विधानसभा अध्यक्ष अपने तत्वों के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। संजय राउत जो व्यक्ति खुद इतने बड़े लैंड स्कैम में जेल जाके आए हुए हैं, वह दूसरों को क्या सबक सिखाने वाले और क्या सीख देने वाले हैं। अभी तक पत्राचार कोई भूला नहीं है।
शायद संजय राउत जेल की हवा भूल गए हैं, लेकिन जनता पत्राचार भूली नहीं है। सबका महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हर्षवर्धन सकपाल द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सकपाल के बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अहिल्यानगर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने विवादित ऐलान किया, जो कोई भी सकपाल की जीभ काटेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सकपाल की तस्वीर को जूते से कुचला और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि सकपाल का बयान आपत्तिजनक और शिवाजी महाराज का अपमान करता है और इस पूरे मामले ने राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का बढ़ा दिया है और इलाके में तनाव का माहौल भी कायम कर दिया है। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जी तुलना केलेली आहे या हर्षवर्धन सुलताननी, याला नक्कीच टिपू सुलतान हे पुढे नाव द्यावे आणि त्याच्या बापाच्या पुढे टिपू सुलतान हे नाव घ्यावे, अशा या नराधामाची जीभ कापणारास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपये देईल। दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जी तुलना केलेली आहे या हर्षवर्धन सुलताननी, याला नक्कीच टिपू सुलतान हे पुढे नाव द्यावे आणि त्याच्या बापाच्या पुढे टिपू सुलतान हे नाव घ्यावे, अशा या नराधामाची जीभ कापणारास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपये देईल। पुणे के बारामती में हुए विमान हादसे का एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और आसपास के गांव के लोग ही बड़ी संख्या में घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर फैलते ही गांव वालों और स्थानीय नागरिकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान गिरने के कुछ ही क्षणों के बाद उसमें भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठ रही थी और इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका भी हुआ था। अब सामने आई इस खतरनाक और चौंकाने वाले वीडियो में जलते हुए विमान से तेज आवाज के साथ विस्फोट होता दिखाई दे रहा है और विस्फोट के बाद पूरे इलाके में धुएं के गुब्बारे फैल गए हैं, जिससे कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल इस हादसे के वीडियो ने घटना की भयानक को एक बार फिर उजागर कर दिया है और प्रशासन महाराष्ट्र के इस बड़े मामले की जांच में जुटा हुआ है। बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है, जिसे जंगल राज के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल की थी और वर्षों तक मंगल राज का दावा किया। उसी राज्य में अब अपराधियों के हौसले बुलंद होने के आरोप लग रहे हैं। विधानसभा के भीतर भी कानून व्यवस्था को लेकर तीखी बहस देखने को मिली, जहां गृह मंत्री ने भी अपराध की बढ़ती घटनाओं को स्वीकार किया। विपक्ष सरकार पर विफलता का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष हालात सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कह रहा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। देखिए हमारे पटना से एसके राजीव की ये खास रिपोर्ट। बदल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार लंबे समय से कह रही है। लेकिन बिहार विधानसभा के भीतर अब बिहार के गृह मंत्री विपक्ष के बिहार में लगातार बढ़ते अपराध के आरोप पर सरकारी दलील के आंकड़ों में दे रहे हैं, जिसकी सच्चाई देखिए और फिर गृह मंत्री के इस बयान को भी सुनिए। संकलन किया जाता है जो निम्न प्रकार है। क्राइम रेट पर लाख, किडनैपिंग फॉर मर्डर 106 0.1, किडनैपिंग फॉर मैरिज 8027 6.2, फील्ड अवे फ्रॉम हाउस इन द कनेक्शन विथ लव अफेयर 6335 4.7, मिसलेनियस किडनैपिंग 5548 4.3, किडनैपिंग फॉर रैंसम मात्र 52 0.04, टोटल रिपोर्ट केसेस 19,768 15.3। उपयुक्त से स्पष्ट है कि अपहरण के मामले में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से शादी के नियत से अपहरण अथवा घर से भागना है, जिसकी संख्या 14,062 है।
हत्या एवं फिरौती के मामले में यह संख्या बहुत कम है, मात्र 158 है। वर्तमान में पुलिस थानों तक आमजनों की पहुंच बढ़ी है तथा कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर किसी घटना से संबंधित कांड दर्ज करा सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हाल के दिनों में हुई हत्याओं को लेकर दूसरे अपराध की बढ़ती घटनाओं से जंगलराज और मंगलराज एक बार फिर चर्चा में है। विपक्ष जंगलराज और मंगलराज पर कहती है कि 2004 की तुलना में 2024 के अपराध के आंकड़े में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर ये मंगलराज है तो इससे बेहतर वो जंगलराज था। तो वही सत्ता और विपक्ष इसे लेकर बहस करता दिखा। भाई तो सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो आंकड़ा दिया, जो जितना बिहार में एफआईआर हुआ है उसमें 70% से अधिक एफआईआर जो प्रेम प्रसंग और एक भागने वाला मामला, पारिवारिक उलझन के मामला वाला एफआईआर है। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार में जो आपराधिक मामला दर्ज हुई है, जिस प्रकार घटना एफआईआर के हो, उसमें 70% से अधिक मामला इस प्रकार के उन्होंने बताया। और कुछ क्या यही सवाल था, तो इस पर तो कुछ कहना नहीं। क्या कारण है बताएंगे ना। अगर सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि दूसरे कारणों से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कारण भी तो वही बता सकते हैं। कारण बताए कि किस कारण से आपराधिक घटना बढ़ी है, उनको तो बताना चाहिए कि आपराधिक घटना रुकेगा कैसे करके। अब वो कारण बता रहे हैं, आप सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और आप बोल रहे हैं कि दूसरे कारणों से घटना बढ़ रही है। तो घटनाओं का कारण अब बताइए, और कब तक रुकेगा ये भी बताइए। बिहार में बढ़ते अपराध पर जहां सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था को मजबूत बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में एक बार फिर अपराध राजनीतिक बहस का मुद्दा बना रहेगा। पटना से एसके राजीव की रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार बिहार। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। रविवार सुबह करीब 9:30 बजे सीबीआई की 5 गाड़ियों में आई टीम छात्रा के पैतृक गांव पतियावा पहुंची और लगभग 3.5 घंटे तक परिजनों से गहन पूछताछ की गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने छात्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई से जुड़ी परिस्थितियों और हालिया गतिविधियों और संभावित कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाई, जिसके बाद टीम पटना के लिए रवाना हो गई। इस कार्रवाई से परिजनों और स्थानीय लोगों में निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी हुई है और टीम में सीबीआई के आईजी, एसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। घटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी है, जहां नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और सूत्रों के अनुसार सीबीआई मामले के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है और परिजनों और हॉस्टल प्रबंधन व अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ भी जारी है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतिका की पहचान रामकला के रूप में हुई है, जो बाजार से सामान लेकर पैदल अपने घर लौट रही थी। परिजनों के अनुसार गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर टेपरा के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक की महिला के ऊपर चढ़ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। हादसे के बाद से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रामू। ये मृतक कौन है तुम्हारी? ये हमारी दादी है। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई है? ये बाजार गई थी, वापस आ रही थी तो रास्ते में मोटरसाइकिल वाले ने मतलब ठोकर मार दिया, फिर चढ़ा दिया। मौत कहाँ हुई है? मौत हुई है गांव से 2 किलोमीटर मतलब दूर। और कोई भी था साथ में? नहीं, और कोई नहीं था, केवल यही थी? अकेले। ये कैसे थी? पैदल थी। बाजार गई थी जी। वापस जाते समय हुआ कि आते समय? आते समय उधर से वापसी बाजार से घर आ रही थी जी। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? ये हमारे टेपरा पे हुआ। थाना हरदी। क्या? भारतीय तटरक्षक बल ने अपने 50वीं वर्षगांठ पर 13-14 फरवरी को गुजरात के पोरबंदर में भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर तटरक्षक बल के जवानों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। समारोह में बल की 50 वर्षों की उपलब्धियों और योगदान को याद किया गया, जिसमें समुद्र की रक्षा, तटीय सुरक्षा और आपातकालीन बचाव अभियानों में इसकी भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया।
इस अवसर पर जवानों के साहस और समर्पण को मान्यता दी गई और तटरक्षक बल के इतिहास और उसके महत्व को उजागर किया गया। समारोह ने तटरक्षक बल के भविष्य की योजनाओं और समुद्र सुरक्षा में इसके निरंतर प्रयासों की भी झलक पेश की, जिससे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में मजबूती और जागरूकता बढ़ाने का संदेश गया है। समुद्र की रक्षा में अडिग भारतीय तटरक्षक बल अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। 13-14 फरवरी को गुजरात के पोरबंदर में आयोजित इस भव्य समारोह में तटरक्षक बल के जवानों, वेटरन्स और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और तटरक्षक बल की उपलब्धियों को याद किया। कोस्ट गार्ड ने अपने 50 साल कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में ये डे एट सी रखा था पोरबंदर में 13 और 14 तारीख को, जिसमें करीब 2000 नागरिक और हमारे परिवारगण एंड डिग्निटरीज ने पार्ट लिया। और इस पूरे प्रक्रिया में कोस्ट गार्ड ने अपना चार्टर ऑफ ड्यूटी, जो हम अपनी शिप्स जो हमारे एट सी काम करते हैं, वो दिखाया सारी जनता को, जिसमें कि इंक्लूडेड था कैसे हमारा जो एयरक्राफ्ट होते हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, कैसे पानी में एक लाइफ राफ्ट डालते हैं मछुआरों को बचाने के लिए, कैसे हमारे जो बोट्स होते हैं वो हाई स्पीड करके बाकी बोट्स को, जो फिशिंग बोट्स होती है, उन तक पहुंचते हैं, उनको मदद प्रदान करते हैं, और कैसे हमारे जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज है काम उन्हें कैसे निर्माण करते हैं। तो कोस्ट गार्ड ने अपना 50th रेसिंग डे 50वां दिवस बनाया था 1 फरवरी 2026 को, जिसके बाद से हम अपने स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमने डे एट सी रखा था। 1 फरवरी 1977 को स्थापित भारतीय तटरक्षक बल ने पिछले 5 दशकों में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, सर्च एंड रेस्क्यू और आपदा राहत में अहम भूमिका निभाई है। महज 7 पोत के साथ शुरू हुआ भारतीय तटरक्षक बल आज 155 पोत और 80 विमानों के एक बड़े समुद्री शक्ति के रूप में विकसित हो गया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।